रेलवे सामान्य विज्ञान SPD साइंस पेज नंबर 37। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर शैवाल से प्राप्त होता है। एजोला क्या है? एजोला जलीय फर्न है। एजोला क्या है? एजोला जलीय फर्न है। एजोला क्या है? एजोला जलीय फर्न है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। जीवित जीवाश्म कौन है? जीवित जीवाश्म साइकस है। जीवित जीवाश्म कौन है? जीवित जीवाश्म साइकस है। जीवित जीवाश्म कौन है? जीवित जीवाश्म साइकस है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। पौधे की छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। पौधे की छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। पौधे के जड़ से हींग प्राप्त होता है। पौधे के जड़ से हींग प्राप्त होता है। लौंग होता है क्या? लौंग शुष्क पुष्प कलिका होता है। लौंग शुष्क पुष्प कलिका होता है। लौंग क्या होता है? तो लौंग शुष्क पुष्प कलिका होता है। पौधे के पुष्पकली से लौंग की प्राप्ति की जाती है। रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? रेसरपिन नामक औषधि राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है। रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? रेसरपिन नामक औषधि राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है। रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होता है? रेसरपिन नामक औषधि राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है। रेसरपिन नामक औषधि राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम हरे रंग में होती है और सबसे अधिक लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम हरा रंग में होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनाने में भी मदद करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनाने में भी मदद करता है। जिब्रेलिन हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है और फूल बनाने में भी मदद करता है। जिब्रेलिन हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है और फूल बनाने में भी मदद करता है। जिब्रेलिन हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है और फूल बनाने में भी मदद करता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग
जिंक की कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सी गैस प्राकृतिक पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाता रोग जल में मरकरी के कारण होता है। मिनीमाता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या है? तो कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान एंटोमोलॉजी है। कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान एंटोमोलॉजी है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर और मछलियों का पालन पीसीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है तथा मछलियों का पालन पीसीकल्चर कहलाता है। ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता ह्यूगो डी ब्रिज है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता ह्यूगो डी ब्रिज है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता ह्यूगो डी ब्रिज है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता ह्यूगो डी ब्रिज है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना जाना जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक कार्य स्प्लीन यानी प्लीहा यानी कि तिल्ली करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य स्प्लीन यानी कि प्लीहा यानी कि तिल्ली करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य स्प्लीन यानी कि प्लीहा यानी कि तिल्ली करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में खून हिपेरिन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून हिपेरिन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त को कणिकाओं का शमशान कहा जाता है स्प्लीन यानी कि प्लीहा यानी तिल्ली को। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान स्प्लीन यानी कि प्लीहा यानी कि तिल्ली को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान स्प्लीन यानी कि प्लीहा यानी तिल्ली को कहते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण
कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। यकृत यानी लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क यानी किडनियों में जाकर छनती है। रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क यानी कि किडनी में जाकर छनती है। रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क यानी कि किडनी में जाकर छनती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं के विकास कैसे होता है? अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास देखो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। उसके बाद आ जाइए, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन को। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। कौन सा हार्मोन उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को उड़ो हार्मोन कहते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है। 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 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया।
नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो परमाणु कहलाता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाएगा। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वह भारी हो जाएगा। कंपन तल का ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। पेज नंबर 38, SPD साइंस पेज नंबर 38। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्क यानी कि किडनी में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्कों यानी किडनियों में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्कों यानी किडनियों में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्कों यानी किडनियों में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्कों यानी कि किडनियों में। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? तो लेंस। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग लेंस है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग लेंस है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग लेंस है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। दर्द निवारक करता है एनाल्जेसिक। दर्द निवारण एनाल्जेसिक करता है। दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करता है। दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करता है। दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करता है। किलोवाट एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। ऊर्जा का यूनिट है किलोवाट घंटा। 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 ऊर्जा का यूनिट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मरकरी द्रव धातु है।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी रहता है। मरकरी धातु द्रव अवस्था में रहता है और ब्रोमीन अधातु भी द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन अधातु भी द्रव अवस्था में रहता है और मरकरी धातु द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है और ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ध्रुवों पर अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अस्थायी वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? अस्थायी वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। अस्थायी वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? अस्थायी वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। 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 प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि ढाक के फूल का वनस्पति नाम है। ढाक के फूल का वनस्पति नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो कि ढाल के फूल का वनस्पतिक नाम है उसी को कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के फूल का वनस्पतिक नाम है। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना यूरिया है। यूरिया का सूत्र रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। इसके बाद इसमें माइक्रोस्कोप के लेंस होता है उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप के लेंस उत्तल लेंस होता है। माइक्रोस्कोप का लेंस कौन सा लेंस होता है? माइक्रोस्कोप का लेंस उत्तल लेंस होता है। माइक्रोस्कोप का लेंस कौन सा लेंस होता है? माइक्रोस्कोप का लेंस उत्तल लेंस होता है। माइक्रोस्कोप का लेंस उत्तल लेंस होता है। H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। H1N1
इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। H1N1, H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो स्वाइन फ्लू। पानी में किसकी अधिकता की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट्स की अधिकता से। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट्स की अधिकता से। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट्स। पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस में। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस में। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल, यानी कि H2O। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल यानी कि H2O पैदा करती है। पानी में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब H2O यानी कि जल पैदा करती है। पानी में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल यानी कि H2O पैदा करती है। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर या प्रतिरोधकता का ओम मीटर और प्रतिरोध का ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? नियासिन की कमी से। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग नियासिन की लगातार कमी से होता है। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो फुफ्फुस धमनियाँ। फुफ्फुस धमनियाँ। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ फुफ्फुस धमनियाँ कहलाती है। हृदय हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ फुफ्फुस धमनियाँ कहलाती है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत K होता है। K पोटेशियम।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा द्वारा। गुर्दा 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 किसे कहते हैं? तो वृक्क यानी किडनी को कहते हैं गुर्दा। गुर्दा गुर्दा द्वारा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा वृक्क यानी किडनी। वृक्क यानी किडनी। गुर्दा द्वारा वृक्क यानी किडनी। गुर्दा द्वारा वृक्क यानी किडनी। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा द्वारा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। फंगल। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। 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 लाइकेन मिश्रित जीव जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शैवाल कवक और शैवाल से लाइकेन बनता है। कवक एवं शैवाल से लाइकेन बनता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। कवक एवं शैवाल से लाइकेन बनता है। कवक एवं शैवाल के मिश्रण से लाइकेन बनता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वसा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वसा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होती है। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। 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 किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर विटामिन ए संचित रहता है। यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में संपन्न होता है। पाचन
मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। शरीर के किस भाग में पित्त यानी बिल का निर्माण होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में। यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर के किस भाग में बिल यानी कि पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बिल का निर्माण होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर के किस भाग में पित्त यानी बिल का निर्माण होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का निर्माण करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 गो दांत। 20 गो दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। 7.2% होती है। गाय के दूध में 60% वाटर होता है। गाय के दूध में 60% वाटर होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है और गाय के दूध में 60% वाटर होता है। गाय के दूध में 60% वाटर होता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन है एक अमीनो अम्ल। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। 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 एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा